नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी और आप हिंदी विषय की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ वन शॉट रिवीजन हिंदी पाठशाला बाई आर के की तरफ से। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पुस्तक को। मैंने इस वीडियो में सभी पाठों का सूक्ष्म संक्षेप में सारांश, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, प्लस जो बोर्ड में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को की एक सीरीज मैंने रखी है जो कि वीडियो के लास्ट में है। और ये वीडियो बड़ा लंबा लेंदी होने वाला है, इसलिए आप तसल्ली से बैठ जाएं, कॉपी पेन ले लें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। गद्यखंड, पहला जो चैप्टर है वो है भक्तिन। मैंने यहाँ पहले गद्य को रखा है, आपकी किताब में पहले पद्य फिर गद्य, लेकिन मैंने यहाँ पहले गद्य को रखा है, उसके बाद पद्य को रखा है। तो बात कर लेते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित। देखते हैं यह पाठ क्या कहता है। यह कहानी एक ऐसी ग्रामीण स्त्री की है जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। छोटी सी उम्र में उसका विवाह हो जाता है। ससुराल में बेटियों के जन्म के कारण उसे तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद उसके सामने जमीन और अस्तित्व को बचाने का संघर्ष खड़ा हो जाता है, लेकिन वह हार मानने वाली स्त्री नहीं है। वह परिस्थितियों से लड़ती है, अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है और अंततः लेखिका के पास आकर उनकी सेवा और रक्षा करती है। वह अनपढ़ है पर उसकी तर्क शक्ति इतनी मजबूत है कि कई बार लेखिका भी निरुत्तर हो जाती है। यह कहानी बताती है कि सच्ची शक्ति शिक्षा से नहीं, आत्मसम्मान और साहस से आती है। थोड़ा सा और समझेंगे इस पाठ के बारे में। देखो, इस पाठ में क्या है कि एक महिला होती है जो अशिक्षित थी और उसकी 8-9 वर्ष की अवस्था में ही शादी कर दी जाती है, जिसका नाम भक्तिन था। भक्तिन का जब तक पति था सब कुछ परिवार में ठीक था। उसके संतान होती हैं, पहली पुत्री होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह उसे 3 पुत्रियां होती हैं। तो जो परिवार था वो उससे जो है हे दृष्टि से यानी नकारात्मक दृष्टि से देखता है और उसे परेशान करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसे जो है अपनी बेटियों के साथ अलग रहना पड़ता है। वो अपना गुजारा बसरा अच्छे से कर रही होती है, लेकिन उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसकी वो शादी करती है और शादी के बाद जो उसका पति है वो किसी कारणवश मर जाता है। कहने का आशय यह है कि जो भक्तिन थी उस पर दुखों का पहाड़ टूटता ही जाता है और अंत में उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंत में वह लेखिका महादेवी वर्मा के पास जाती है और उनकी चाकरी करती है यानी नौकरी करती है, उनके यहाँ सेविका बनकर रहती है। और वो अपने तर्कों से यानी कभी कभी अपने तर्क ऐसे ऐसे तर्क देती है कि महादेवी वर्मा जो थी उन पर भी उनके सवालों के जवाब नहीं होते। तो ये कहानी एक अशिक्षित महिला की है। आगे देखते हैं इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। भक्तिन किसकी रचना है? भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है। यह किस विधा की रचना है? यह रेखा चित्र है। ध्यान रखना, महादेवी वर्मा का यह रेखा चित्र है। भक्तिन का मुख्य गुण क्या है? स्वाभिमान और तर्क शक्ति, यानी वो एक स्वाभिमानी महिला है, वो किसी से आश्रय नहीं लेती, यानी अपने कर्मों पर विश्वास रखती है और हर चीज का, हर बात का उसके पास जवाब है। कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? संघर्ष और आत्मसम्मान। महत्वपूर्ण कथन क्या है? भक्तिन दया की नहीं प्रेरणा की पात्र है। ठीक है, तो ये था ये पाठ। इस अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बाजार दर्शन, जितेंद्र कुमार। लेखक कहते हैं यह निबंध बाजार के प्रभाव को समझाता है। लेखक कहते हैं बाजार एक जादू की तरह काम करता है। वह हमारी आंखों के माध्यम से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है और हमें ऐसी चीजों की चाह पैदा कर देता है जिसकी वास्तव में हमें आवश्यकता नहीं होती। जिस व्यक्ति का मन खाली होता है वह बाजार की चमक दमक का शिकार हो जाता है,
लेकिन भगत जी जैसे व्यक्ति जिनका लक्ष्य स्पष्ट है, वे बाजार से प्रभावित नहीं होते। लेखक का संदेश है कि बाजार का काम हमारी जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए, ना कि हमारे अंदर झूठा अभाव पैदा करके शोषण करना। बेटा एक बार इस पाठ को दोबारा से समझेंगे। बाजार दर्शन पाठ में क्या समझाया गया है? बाजार दर्शन पाठ में ये समझाया गया है कि जब हम बाजार जाते हैं तो उसकी चकाचौंध हमारी आंखों को प्रभावित करती है, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं यानी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसी वस्तुओं को भी हम खरीद लेते हैं, या ऐसी वस्तुओं को भी हम अनायास ही खरीद लेते हैं, घर ले आते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। लेकिन भगत जी के माध्यम से यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे हमें यह नज़रिया अपनाना चाहिए कि जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हमें वस्तु लानी चाहिए। जैसे भगत जी का काम डेली चूरन के लिए जो सामग्री लाना होता था वही वो लेके आते थे। उसके अलावा उन्हें किसी भी कोई भी आकर्षित वस्तु से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसका एक और उदाहरण बताता हूँ तो और अच्छे से आ जाएगा ये पाठ। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह देखते हो जो आपको प्रभावित करती हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जब आप उन्हें खोलते हो, अरे ये ले लें, वो ले लें, और अंत में हम अनायासा ही ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि हमारी ज़रूरत की नहीं है। तो वही इस पाठ के बारे में लेखक बता रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के नज़रिए से, इस पाठ में से प्रश्न आते ही आते हैं। अब मास्टर की देख लेते हैं, लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार है। बाजार किसके माध्यम से असर करता है? आंखों के रास्ते से। भगत जी किसका प्रतीक है? लक्ष्य निश्चित संतुलित व्यक्ति। यानी भगत जी जो है वो इस पाठ में ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से मतलब है, अन्य वस्तुओं से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। बाजार क्या पैदा करता है? कृत्रिम अभाव, यानी जो वस्तु हमारे पास नहीं है या है फिर भी उसकी जरूरत हमें महसूस करा देता है। यही इस बाजार की मुख्य विशेषता है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको इसका पाठ का भाव समझ में आ गया होगा। मुख्य संदेश क्या है इस पाठ का? जागरूक, जरूरत बनाम लालच का अंतर समझो। यानी जब हमें जरूरत पड़े तभी हम सामान खरीदें या जरूरत का ही सामान लें। लालच कभी ना करें या अतिरिक्त सामान लेने की कोशिश ना करें। अगला चैप्टर है बेटा काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ये चैप्टर है। इसमें अंधविश्वास, आस्था कहो, अंधविश्वास कहो, या सगुण ब्रह्म की आराधना या निर्गुण ब्रह्म की आराधना मानो, यानी यह जो है अंधविश्वास और आस्था इन दोनों का मिक्सचर पाठ है। देख लेते हैं। यह पाठ विज्ञान और आस्था के टकराव को दिखाता है। गांव में वर्षा न होने पर बच्चों की टोली इंद्रसेना वर्षा के लिए प्रार्थना करती है और पानी का अर्घ देती है। लेखक इसे पानी की बर्बादी मानते हैं क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह तर्क संगत नहीं लगता। लेकिन जीजी समझाती है कि त्याग के बिना दान नहीं होता। जैसे किसान फसल पाने के लिए कुछ बीज मिट्टी में बोता है, वैसे ही थोड़े पानी का त्याग वर्षा के विश्वास का प्रतीक है। इस प्रकार कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। कहने का मतलब यह है, इस पाठ के द्वारा यह बताया गया है कि एक प्राचीन गांव होता है, वहाँ वर्षा नहीं हो रही होती है। लेखक अपनी जीजी के यहाँ, दीदी के यहाँ गया हुआ होता है और वो देखता है कि बरसात नहीं हो रही है, तो एक बालकों की टोली आ रही है जो बिल्कुल नग्न अवस्था में नाचती गाती हुई आ रही है। लोग अपनी छतों से उन पर पानी की बौछार कर रहे हैं और वे लोग कीच से लथपथ हैं। तब वो इस चीज़ को गलत मानता है। वो कहता है ये तो पानी की बर्बादी है और पानी वैसे ही कम है। लेकिन उसकी जीजी जो दीदी होती हैं वो उन्हें यह मतलब समझाती है कि यह उस प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हम खेतों में जब बीज बोते हैं, थोड़ा सा अन्न डालते हैं तो ज़्यादा अन्न की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर यह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो हमें ईश्वर जो है हम पर कृपा बरसाएगा और पानी बरसेगा। ठीक है, तो इस कहानी में जब लेखक को जीजी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विश्वास होता है
तो वो उसे यही मानता है कि भाई आस्था और विज्ञान दोनों को हमें बराबर लेकर चलना होगा, तभी हम जीवन को सफल बना सकते हैं। लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इंद्र सेना कौन है? बच्चों की टोली है। मुख्य संघर्ष क्या है? विज्ञान बनाम विश्वास, यानी अंधविश्वास और विज्ञान के तर्कों पर आधारित ये कहानी है। जीजी का सिद्धांत कैसा है? त्याग के बिना दान नहीं। कहानी का संदेश क्या है? आस्था और तर्क का संतुलन। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु, ये चैप्टर नंबर 4। विस्तृत सारांश देख लेते हैं। यह कहानी लुट्टन पहलवान की है, जिसने चांद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। 15 वर्षों तक उसने सम्मान के साथ जीवन बिताया, लेकिन नए राजकुमार के आने पर उसे पद से हटा दिया जाता है। इसी बीच गांव में हैजा फैल जाता है। ऐसे कठिन समय में लुट्टन की ढोलक रात भर बजती रहती है। उसकी ढोलक की आवाज मरते हुए लोगों में भी जीवन का उत्साह भर देती है। दुख की बात यह है कि उसके दोनों बेटे भी हैजे का शिकार हो जाते हैं और अंततः वह स्वयं भी मर जाता है। फिर भी आखिरी सांस तक वह ढोलक बजाता रहता है। यह कहानी त्याग, संघर्ष और लोक कलाकार की आत्मा का प्रतीक है। इसमें कहानी में लुट्टन पहलवान के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। किस तरह वह खूंखार पहलवान चांद को भरे दरबार में राजा के सामने हराता है, और उसे हराने में लुट्टन पहलवान का जो सहयोग करती है वो ढोलक और ढोलक की थाप। वह ढोलक और ढोलक की थाप को ही अपना गुरु मानता है और उसका अनुसरण करके आगे बढ़ता है। लेकिन समय के साथ साथ उसे जो है अपने सम्मान के साथ नीचे आना पड़ता है, वास्तविक जीवन में लौटना पड़ता है, और वहाँ उसी गांव में उसे हैजे रोग के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, ये थी लुट्टन पहलवान और उसकी ढोलक की कहानी। ठीक है, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहेंगे देख लेते हैं। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। मुख्य पात्र लुट्टन पहलवान। ढोलक प्रतीक किसका है? जीवन, शक्ति और आशा का। गांव में कौन सी बीमारी फैली है? हैजा फैला हुआ है। कहानी का भाव क्या है? त्याग और संघर्ष। तो बेटा, ये था लुट्टन पहलवान। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर आम्बेडकर। इस निबंध में डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय समाज की जाति व्यवस्था की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं जाति प्रथा केवल काम का बंटवारा नहीं करती, बल्कि लोगों को ऊंच नीच में बांट देती है। बेटा, ये जो चैप्टर दिया गया है, यह आधुनिक जीवन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज के समय में जाति प्रथा काम के आधार पर ना होकर ऊंच नीच के आधार पर होती है। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और शूद्र वर्ग, 4 वर्गों में जो है वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। लेकिन ये उस समय जो बांटी गई व्यवस्था थी, ये सिर्फ काम के आधार पर थी। यह जाति ऊंच नीच के आधार पर नहीं थी। इसे जब बांटा गया था, सिर्फ काम के आधार पर बांटा गया था। लेकिन आधुनिक समय में आते आते इसे जो है ऊंच नीच के नजरिए से देखा जाने लगा। जो शूद्र वर्ग है उसे नीचा माना जाने लगा। उसे जो है सुविधाओं से रूबरू नहीं कराया गया, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी। यानी जो सुविधा, जो जन कल्याण की भावना है, वो सबके लिए होती है ना, लेकिन उनके लिए नहीं थी। ये ऊंच नीच में कन्वर्ट हो गई है वर्ण व्यवस्था। तो यही वर्ण व्यवस्था के बारे में इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बताया है। यह व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेती है और उसे जन्म के आधार पर एक पेशे में बांध देती है। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज वह है जहां व्यक्ति को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की एक स्वस्थ समाज की नींव है, वह यह बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। यानी इस ऊंच नीच के भेदभाव को, इस बंधन को हमें मिटाना होगा, और काम का निर्धारण वर्ण व्यवस्था के आधार पर करना। काम का आधार, यानी काम के वर्ण का, काम को बांटने का आधार
मनुष्य की इच्छा के अनुसार करना होगा, ना कि वर्ण व्यवस्था या ऊंच नीच के अनुसार। यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। यही इस पाठ में भीमराव अंबेडकर जी बताना चाहते हैं। ठीक है। अब इस पाठ के लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या रहेंगी, महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहेंगे। लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा किस पर आधारित होती है, जन्म पर। आदर्श समाज के 3 आधार क्या हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। लेखक किसकी आलोचना करते हैं, ऊंच नीच आधारित सामाजिक व्यवस्था की, जो कि आधुनिक समय में बहुत ज्यादा चल रही है। मुख्य संदेश क्या है, पेशा क्षमता से चुनो, जन्म से नहीं। यानी कोई भी कार्य करो अपनी वैल्यू के हिसाब से करिए, अपनी क्षमता अनुसार करिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है, यही इस पाठ का मुख्य संदेश है, यही यह पाठ हमें बताना चाहता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, काव्यखंड की तरफ आते हैं। पहला चैप्टर है आत्म परिचय। हरवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित यह चैप्टर, ये कविता क्या बताती है, देखेंगे। गहरा अर्थ, यह कविता कवि के आत्मविश्वास और जीवन दृष्टि की घोषणा है। कवि कहता है, संसार चाहे उसकी आलोचना करे या उसे कष्ट दे, वह जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। वह भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपनी मस्ती और कर्म पर विश्वास करता है। संसार का विरोध उसे कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाता है। उसकी वाणी कोमल है, लेकिन उसके विचारों में क्रांति की शक्ति छिपी हुई है। यह कविता हमें सिखाती है कि सच्ची पहचान बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। लेखक इस कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि कोई हमें हमारे बारे में कुछ भी कहे, किसी को हमसे कोई भी फर्क पड़े, लेकिन हमें अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से जीना चाहिए। हमें समाज की परवाह ना करते हुए जीवन को जीना चाहिए। होता यह है, कवि कहता है इस पाठ में कि हम समाज के बीच में रहकर, समाज में रहते हुए खुद को स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाते, जैसी हमारी इच्छा होती है। लेखक कहता है कि हमें अगर हमें स्वतंत्र जीना है या स्वच्छंद रहकर जीना है, तो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जीना होगा, तभी हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। यही इस कविता का मूल भाव है या मूल उद्देश्य है। कवि कौन है, हरवंश राय बच्चन। कवि किस पर विश्वास करता है, अपनी मस्ती और कर्म पर। यानी कवि को यह विश्वास है कि भैया कर्म करते रहो और उस कर्म में अपने आनंद को भी न मारो, यानी अपने आनंद को भी प्राप्त करते रहो। संसार का विरोध क्या करता है, कवि को और मजबूत बनाता है। मुख्य भाव क्या है, आत्मविश्वास और स्वाभिमान। एक लाइन याद रखो, मैं भाग्य से नहीं अपने आत्मबल से जीता हूँ। यह इस कविता की पंच लाइन है, मुख्य लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन आपने याद रखी, पूरा चैप्टर याद रहेगा। आपको यह याद रहेगा कि यह कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है, या इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है बच्चों, बेटा अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही हो, तो लाइक कमेंट जरूर करते रहें। ये लाइक और कमेंट आप लोग मुझे मनोबल देते हैं, तो मेरा मनोबल बना रहे, इसलिए आप लाइक और कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। इस वीडियो को इतने बच्चों तक पहुंचा दो कि मैं सोच भी ना सकूं। आगे बढ़ते हैं। पाठ 7 पतंग। आलोक धनवा इस कविता के रचयिता है, लेखक है। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, देख लेते हैं। यह कविता बचपन की उमंग और आज़ादी का उत्सव है। शरद ऋतु के आते ही बच्चे छतों पर पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंग उनके सपनों और उड़ान का प्रतीक है। यानी इस कविता में कवि ने बचपन के बच्चों की उमंग, उत्साह और उल्लास को दिखाया है,
जब शरद ऋतु आती है यानी सर्दियाँ प्रारंभ होती हैं तो बच्चे अपनी छतों पर पतंग उड़ाने के लिए पहुँच जाते हैं या उड़ाने के लिए चले जाते हैं। वे इस चीज़ की भी परवाह नहीं करते कि छत पे से हम गिरेंगे या क्या होगा क्या नहीं, बस वो अपने ख्वाबों की मस्ती में चूर रहते हैं। कहने का मतलब यह है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे उनकी जिस तरह से पतंग आसमान में उड़ती है ऐसी बच्चों के मन की जो कल्पना है वो उसी पतंग रूपी है। पतंग के समान है कल्पना, यानी बच्चों की कई सारी कल्पनाएं बना लेते हैं और उन्हीं को वह साकार करने की अपने जीवन में कोशिश करते हैं। यही इस कविता का मूल भाव मूल उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। छतों के किनारे खतरनाक होते हैं लेकिन बच्चों का लचीला शरीर और उत्साह उन्हें गिरने से बचा लेता है। यह बताता है कि बचपन जोखिम से डरता नहीं। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें किसी भी खतरे का या डर का एहसास नहीं होता। कपास जैसी कोमलता और तितलियों जैसे रंगीन दुनिया बच्चों की काल्पनिक शक्ति और स्वच्छ मन को दर्शाती है। जैसे कपास में की जो रुई होती है वो सबसे ज़्यादा कोमल और सॉफ्ट होती है। तितलियों के जो पंख होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। उसी तरह बच्चों की कल्पना शक्ति होती है, वह कपास की तरह कोमल और तितलियों की तरह रंगीन होती है। यानी उस कल्पना में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी अप्रत्याशित चीजें जिनको बयां करना किसी भी लेखक के लिए असंभव है, मुमकिन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कवि कौन है भैया? आलोक धनवा। पतंग किसका प्रतीक है? बच्चों के सपनों और उड़ान का। शरद ऋतु क्या दर्शाती है? उमंग और नई शुरुआत। आपने देखा होगा जैसे ही सर्द जैसे ही सर्द आता आ जाती हैं सर्दियाँ, तो मौसम सुहावना होता है जो कि हम लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं बेटा? सबसे अच्छा क्या लगता है? शरद ऋतु। ठीक है, जो कि इस समय का मौसम है वो सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा वीडियो शुरुआत से हो गई। हाँ, आ गया पतंग। ठीक है, बच्चों के सपनों और उड़ान का प्रतीक है। शरद ऋतु क्या दर्शाती है? उमंग और नई शुरुआत। बच्चों की लचक क्या बताती है? तो बच्चों की लचक जीवन में अनुकूल क्षमता बताती है। यानी कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस हमें उसके अनुसार कार्य करना है। ठीक है बेटा, अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, कुमन नारायण द्वारा रचित ये दो कविताएं इस पाठ में ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो देख लेते हैं। कविता के बहाने, इस कविता में कवि बताता है कि फूल मुरझा जाते हैं और चिड़िया की उड़ान भी सीमित होती है, लेकिन कविता अमर होती है, वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। कहने का मतलब यह है कि देखो, एक कहावत भी है कि जहां ना पहुंचे रवि, यानी सूरज जहां नहीं पहुंचता वहां पहुंचे कवि। यानी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कवि की कल्पना शक्ति इतनी है कि वो कुछ भी बयां कर सकता है। वही इस पाठ में वो बताना चाहता है। कवि कहता है कि चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी उड़ान भी सीमित है, यानी वो भी एक निश्चित जगह तक ही उड़ सकती है, लेकिन जो कविता होती हैं वो अमर होती हैं। यानी एक बार अगर कविता हमने लिख दी और वो कविता अपना भाव स्पष्ट कर गई तो वो कविता कभी खत्म नहीं होती। यानी जो कविताएं लिखी जाती हैं वे कभी खत्म नहीं होती, उनका कभी अंत नहीं होता। कविता कभी थकती नहीं है, वो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे आज हम ये कविता पढ़ रहे हैं, अब आगे जब तुम्हारी पीढ़ी आएगी तब भी यही कविता पढ़ेगी। ठीक है, लेकिन हर चीज की एक निश्चित शक्ति होती है। कवि ने चिड़िया का उदाहरण देके बताया है कि चिड़िया जो है वो एक निश्चित स्थान तक उड़ सकती है, उसके बाद वो नहीं उड़ पाएगी, लेकिन जो कविता है वो अजर अमर हो जाती है, वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। तो बेटा इसका भाव समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
कविता केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि वह जीवन की गहराई और संवेदनाओं को स्थायी बना देती है। यानी अब आगे कभी इसमें ये भी कह रहा है कि केवल शब्दों का समूह नहीं है, यानी ये ना मानो कि इसमें शब्दों को जोड़कर इसे पिरोकर बना दिया है, कविता बना दी है। नहीं, वो कविता जीवन को जीने की गहराई है। कविता जीवन का दूसरा रूप है, ऐसा लेखक या कवि कहना चाहता है। इस प्रकार कविता की शक्ति अन्य सभी चीजों से अधिक स्थायी और व्यापक है। जैसे कवि ने चिड़िया का उदाहरण देके बताया कि चिड़िया थक जाती है तो फिर वो कोई अन्य कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार जो है उसने अन्य लोगों के लिए भी कहा है, अन्य चीज़ों के लिए भी कहा है कि अन्य सभी की कविता के सामने अन्य सभी चीज़ों से अधिक मतलब कविता जो है वो अन्य सभी चीज़ों से अधिक स्थायी और व्यापक है। यानी वो निश्चित है और उसका जो है क्षेत्र जो है वो व्यापक है, बड़ा है। बात सीधी थी पर देख लेते हैं। यह कविता भाषा के जाल पर व्यंग करती है। कवि कहना चाहता है कि जब हम अपनी बात को बहुत अधिक कठिन और पांडित्यपूर्ण शब्दों में कहते हैं तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी इस कविता के द्वारा भाषा के जाल पर व्यंग किया गया है, यानी मजाक किया गया है, हंसी उड़ाई गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या देखे होंगे आप लोगों ने जो बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो उसके जाल में खुद फंस जाते हैं। यानी इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सामने वाला उनका समझ ही नहीं पाता और उसका धीरे-धीरे प्रभाव खत्म हो जाता है। यानी जब भी हमें अपनी बात रखनी है या कहनी है तो सरल सहज भाषा में कहनी है, जिससे सामने वाला हमारी बात को समझ जाए और जब वो हमारी बात को समझेगा तो जो हमारी भाषा होगी वो प्रभावपूर्ण होगी, प्रभावशाली होगी, अच्छी होगी और जो है उसका प्रभाव कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। लेकिन इस कविता में ऐसे शब्दों का यूज़ अक्सर लोग करते हैं जिससे उनकी भाषा जो है वो क्या हो जाती है, वो उनकी भाषा का जो दायरा है वो बढ़ने की बजाय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है या उनकी भाषा का प्रभाव कम होने लगता है। जैसे किसी पेच को ज़रूरत से ज़्यादा कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है, वैसे ही बात को ज़्यादा सजाने से उसका अर्थ नष्ट हो जाता है। यानी हमें उतनी ही बात वैसी ही कहनी चाहिए जैसी उसकी आवश्यकता है। कविता हमें सिखाती है कि सरल और स्पष्ट भाषा ही सबसे प्रभावशाली होती है, जो हमारे अंतर्मन को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, कवि कौन है? कवि कुमार नारायण है। फूल किसका प्रतीक है? नश्वरता का प्रतीक है। कविता क्यों अमर है? क्योंकि वह समय सीमा से परे है। मुख्य संदेश क्या है इस कविता का? अत्यधिक जटिल भाषा से अर्थ नष्ट हो जाता है। यानी हमें कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेज का उदाहरण क्या बताता है? बात को ज़्यादा कसोगे तो असर खत्म होगा। जैसे जिस प्रकार हम पेज को ज़्यादा कस देते हैं तो पेज क्या होता है, या तो उसकी चूड़ी स्लिप हो जाती है या पेज टूट जाता है या पेज खराब हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम ज़्यादा बात करते हैं, मतलब ज़्यादा कठिन शब्दों का यूज अपनी बात में करते हैं तो हमारी जो बात का असर है, बात का जो प्रभाव है, जो हम कहना चाहते हैं वो प्रभाव नहीं पड़ता और जो है नष्ट हो जाता है। बेटा अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर साय। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ है, तो इस पाठ को ध्यान से देखना है बेटा, क्योंकि इस पाठ में से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आते हैं। इस बार भी इसी पाठ में से आना है एक प्रश्न, निश्चित है ये। यह कविता मीडिया की क्रूरता को उजागर करती है। एक अपाहिज व्यक्ति के दर्द को कैमरे के सामने बार बार उभारा जाता है ताकि दर्शकों में करुणा जागे और चैनल की टीआरपी बढ़े। इस कविता के माध्यम से बेटा कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इस पाठ के माध्यम से आज की मीडिया पर व्यंग किया गया है। आज जो सबसे ज़्यादा असर जिस मीडिया का है वो है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के अंतर्गत क्या? टीवी। टीवी पर आपने देखा होगा जब इंटरव्यू लिया जाता है या साक्षात्कार होता है तो उसमें ऐसे बेहुदे बाहिया पने के प्रश्न पूछे जाते हैं
ताकि लोगों की जिज्ञासा बनी रहे, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। क्यों? ये सब टीआरपी बढ़ाने के कारण। टीआरपी का मतलब है उस चैनल की मार्केट वैल्यू ऊपर जाना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मिलें, देखें, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मुनाफा किससे होगा? दर्शक अगर ज़्यादा देखेंगे तो जो विज्ञापन कंपनियां हैं वो उससे जुड़ेंगी, और जो वो उससे ज़्यादा जुड़ेंगी तो उस चैनल की कमाई ज़्यादा होगी। तो इसमें इस पार्ट में क्या होता है, एक न्यूज चैनल के द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाया जाता है साक्षात्कार के लिए, और जब उसका साक्षात्कार लिया जाता है तो बार बार उसके जो है जख्मों पर मरहम उन उसके जख्मों पर मरहम मरहम लगाने की बजाय उसके जख्मों को कुरेदा जाता है। उसे एहसास दिलाया जाता है कि बेटा तू अपंग है, तू बेकार है, तू लाचार है, तेरा इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसे बार-बार प्रताड़ित किया जाता है, यह बताने के लिए कि वो दर्शकों को बताए अपनी पीड़ा, कि वो अपंग कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या न कर सकता है, क्या नहीं। तो क्यों किया जा रहा है ये सब एक न्यूज़ चैनल के द्वारा? ताकि उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाए, उस चैनल के दर्शक बढ़ जाएँ, उस चैनल की कमाई दुगनी हो जाए। तो ये कविता यही हमें बता रही है, लेकिन ये सच्ची सहानुभूति नहीं बल्कि व्यावसायिक स्वार्थ है। यानी चैनल वाले उस अपाहिज को बुलाकर उसके साथ सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, वो उसकी उस अपाहिजपने को, विकलांगता को व्यवसाय बना रहे हैं, यानी धंधा बना रहे हैं, यानी व्यापार कर रहे हैं उससे। कभी दिखाते हैं कि करुणा के नाम पर भी क्रूरता छिपी हो सकती है। बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बेटा अगर समझ में आ रहा हो, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो को इस ऊंचाई पर पहुंचा दो कि बेटा मैं आगे भी आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जब आप इसे पूरा देखोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि हमसे कुछ भी आरओ से छूट गया, आरओ पुस्तक से कुछ छूट गया। सब कुछ लिया है मैंने, सब कुछ। बेटा इस पाठ के लिए मुख्य बिंदु क्या याद रखने हैं? कवि कौन है? रघुवीर शाह है। मुख्य मुद्दा क्या है? मीडिया की व्यावसायिक क्रूरता, यानी मीडिया अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, यही इस पाठ में बताया गया है। टीआरपी कैसे बढ़ती है? दर्द को दिखाकर। इस पाठ में यानी दर्शक जितना ज़्यादा जुड़ जाएंगे उस शो से, प्रोग्राम से, वो उतना ही ज़्यादा प्रोग्राम हिट हो जाएगा। याद रखनी है लाइन कौन सी? करुणा का प्रदर्शन सच्ची करुणा नहीं, यानी दुख को दिखाना सच्चा दुख नहीं है, सच्चा दुख है दुख को छुपाना। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला चैप्टर है सहर्ष स्वीकारा है, मुक्तिबोध माधव द्वारा रचित ये कविता। देखते हैं इस कविता में कवि अपने जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह संघर्ष हो या गरीबी, को खुशी खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि वह सब उसके प्रिय से जुड़ा हुआ है। वह ममता के सुरक्षित बादलों में छिपकर नहीं रहना चाहता, बल्कि संघर्षों का सामना करके स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है। यह कविता त्याग और आत्मबल की प्रेरणा देती है। कहने का मतलब यह है बेटा, इस कविता में ये क्या हो गया यार, इस कविता में बेटा मनुष्य के संघर्ष को कवि ने दिखाया है। मनुष्य के संघर्ष को कवि ने दिखाया है, कवि ने स्वयं उस संघर्ष को महसूस किया है। कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि हमें संघर्षों को देखकर छुपना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, जबकि संघर्षों का सामना हमको स्वयं आगे बढ़कर मजबूती के साथ करना चाहिए। संघर्षों से भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। संघर्षों को झेलना, संघर्षों का सामना करना, यही सबसे बड़ी हमारी शक्ति है। यह कविता त्याग आत्मबल की हमें प्रेरणा देती है। इस कविता के बेटा मुख्य बिंदु क्या होंगे? कवि
गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि क्या स्वीकार करता है? जीवन के संघर्ष। प्रिय का अर्थ है ईश्वर, आदर्श, प्रिय व्यक्ति। यह प्रिय के यहाँ कवि ने अर्थ लगाए हैं। ठीक है, यानी इस पूरी कविता में उसने जीवन में जो आने वाले संघर्ष है ना बेटा, उन संघर्षों के बारे में, उन मुसीबतों के बारे में और उससे ना डरने के बारे में बात कही है। यानी संघर्षों से डरना नहीं है, भागना नहीं है, छुपना नहीं है, उन संघर्षों से डट कर सामना करना है, उन संघर्षों को झेलना है, उन संघर्षों को झेलते हुए हमें नए रास्ते इख्तियार करने हैं। यही इस कविता में कवि बताना चाहता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ऊषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित। अर्थ देखेंगे, यह कविता सूर्योदय का सुंदर और जीवन चित्रण प्रस्तुत करती है। कवि ने सुबह के दृश्यों को गांव के घरेलू बिंबों जैसे राख से लीपा चौका, स्लेट और सिल के माध्यम से दर्शाया है। यानी कवि ने इस कविता में जो सुबह का सूर्य होता है, जब सूर्य जब निकलता है तो उसका जो दृश्य है, उस दृश्य को एक गांव के दृश्य में उकेरा है। उसने एक गांव में एक घर के दृश्य को दृश्य की तरह माना है। उस उगते हुए सूरज को गांव के एक घर की दृश्य की तरह माना है। उसने सुबह के इस दृश्य को राख से लीपा हुआ चौका माना है, स्लेट माना है, सिल के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे सूरज निकलता है वैसे ही जादुई दृश्य बदल जाता है। यानी जैसे ही जैसे सूर्य की आभा प्रकाश बढ़ता जाता है तो वैसे ही वह दृश्य जो लिपा हुआ या लीपा हुआ राख से चौका था, स्लेट, सिल जो भी थे, उनमें परिवर्तन दिखाई देता है, यानी जादू के समान प्रतीत होता है। यह कविता प्रकृति की कोमलता और परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। यानी इस कविता से कोई भी अगर अलंकार आया तो वो मानवीकरण अलंकार आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, क्योंकि यहाँ कविता में मानवीकरण किया गया है कविता का। ठीक है बेटा, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कविता किसका चित्र है? सूर्योदय का। मुख्य विशेषता क्या है? बिंबों का सुंदर प्रयोग। 12वीं कविता है बेटा कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तुलसीदास। गहरा अर्थ, कवितावली में तत्कालीन समाज की गरीबी और कठिन परिस्थितियों का चित्रण किया है। यानी कवितावली जो पहली इसमें कविता दी है उसमें आज के आधुनिक जीवन को जोड़ा गया है। किस तरह लोग बीमारी, लाचारी, गरीबी से त्रस्त हैं। वे एक दूसरे को लूटने से, खसोटने से भी नहीं हिचक रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि 2 वक्त की उन्हें रोटी कमानी है और उस 2 वक्त की रोटी के लिए, उस 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए वह किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी का मतलब है कुछ भी, बुरे से बुरा करने के लिए वे तैयार हैं। कवितावली में यही बताया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लक्ष्मण मूर्छा में। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब राम का विलाप उनके मानवीय रूप को सामने लाता है। इसमें क्या कहा गया है? जब बेटा लक्ष्मण को जो है शक्ति लग जाती है तो वे मूर्छित यानी अर्ध मृत्यु में पहुंच जाते हैं, जैसे कोमा कहा जाता है। तो राम बड़े विचलित होते हैं, बड़ा दुख व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा तो उस माँ को क्या जवाब दूंगा जो कि लक्ष्मण की माता है, लक्ष्मण की पत्नी को क्या जवाब दूंगा, नगरवासियों को क्या जवाब दूंगा। वो बहुत ज़्यादा इस सोच के साथ बहुत ज़्यादा वियोग व्यक्त करते हैं। उसी वियोग को यहाँ, उसी प्रेम को, भ्रात प्रेम को यहाँ दर्शाया गया है। उसी अद्वितीय प्रेम को इस पंक्तियों के माध्यम से यहाँ बताया गया है। यह प्रसंग भाई भाई के अटूट प्रेम और संवेदना की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इसमें भाई के प्रेम को मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ कर रखा गया है। यानी भ्रात प्रेम,
भाई भाई का प्रेम क्या होता है, सच्चे अर्थों में अगर किसी को जानना है तो उसके लिए यह पाठ यानी इस पाठ का ये छंद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इस पाठ से महत्वपूर्ण क्या है बेटा, कवि तुलसीदास जी, लक्ष्मण मूर्छा का मुख्य भाव भ्रात प्रेम पर आश्रित है। राम का विलाप क्या दिखाता है, उनका मानवीय रूप, मानव रूपी जीवन को उनका दिखाता है। जब वो लक्ष्मण के लिए बिलखते हैं, लोग उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने उस भगवान से परे हटकर एक मानवीय यानी मानव रूप में उस दुख को व्यक्त किया है। रुबैया फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं, देखते हैं। इस कविता में माँ और बच्चे के पवित्र संबंधों को उर्दू की रुबाई शैली में प्रस्तुत किया गया है। यानी ये उर्दू भाषा में लिखी हुई रुबाइयाँ हैं। इसमें माँ और बच्चे के पवित्र संबंध को दर्शाया है। कहने का आशय यह है, जो माता और बेटा यानी जननी के द्वारा जना गया पुत्र, उनके बीच में क्या संबंध होता है, कितनी पवित्रता होती है, किस तरह का माँ बेटे का संबंध होता है, उन सभी दृश्यों को इस कविता में उकेरा गया है। माँ बच्चे को नहलाती है, उसे चांद दिखाती है और दीपावली पर दिए जलाती है। यानी इन छोटे छोटे दृश्यों में भारतीय संस्कृति की मिठास और ममता झलकती है। जो भारतीय माताएं होती हैं, उनका अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है, प्रेम होता है, वो अटूट होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। माँ के द्वारा बच्चे को नहलाना, खिलाना, उसे चांद दिखाना, उसके लिए तरह तरह के कर्म कांड करना, तरह तरह की चीजें करना, ताकि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। इन सभी चीजों को करने के लिए क्या क्या नहीं करती एक माँ। तो इस कविता में माँ और बेटे के बीच जो संबंध है, उस संबंध को बड़ी पवित्रता के साथ दिखाया गया है। कवि कौन है बेटा, फिराक गोरखपुरी। रुबैया क्या है, रुबाई क्या है, 4 पंक्तियों की कविता को रुबाई कहते हैं, ध्यान रखना। 4 पंक्तियों की जो कविता होती है उसे रुबाई कहते हैं। मुख्य भाव क्या है, माँ की ममता, यानी इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, माँ की ममता। माँ की ममता के विषय में यह पाठ रखा गया है। छोटा मेरा खेत देख लेते हैं, उमाशंकर जोशी द्वारा रचित। इस कविता में कवि अपने कागज के पन्ने को एक खेत मानता है। वह उसमें कल्पना का बीज बोता है और शब्दों के अंकुर उगाता है। जैसे किसान की फसल कट जाती है, लेकिन कविता की फसल कभी समाप्त नहीं होती। यह कविता सृजन कल्पना की अनंत शक्ति को दर्शाती है। कहने का मतलब यह है, इस कविता में कवि ने कागज को खेत मान लिया है। जिस प्रकार खेत को जब हम खेत में फसल लाने के लिए जब हम उसमें क्या क्या करते हैं, जिस प्रकार हम उसे जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं, नराई करते हैं, खुदाई करते हैं, फसल बोते हैं, ठीक है, फिर वो अंकुर होते हैं। उसी तरह किसान जो लेखक है, वो भी किसान की तरह अपने जो कविता है उसमें शब्दों को चुनना, वर्णों को चुनना, फिर शब्दों को चुनना, फिर लाइनें बनाना, कविता का भाव अच्छा लगे, ये सारी चीजें यानी कल्पनाशील रचनाएं करता है खेत के बोने की तरह। और लेकिन क्या होता है कि जैसे किसान की फसल कट जाती है, यानी किसान की फसल जब पक जाती है तो वो किसान काट लेता है, लेकिन कविता की फसल कभी पकती नहीं है, क्योंकि कविता पहले ही एक कविता आई थी ना, उसमें बताया गया था कि कविता अजर अमर है। तो भैया कविता तो अजर अमर है, वो समाप्त नहीं होगी, ठीक है। यानी यहाँ कल्पना के द्वारा इस कविता का सृजन किया गया है। कवि कौन है भैया, उमाशंकर जोशी। कागज किसका प्रतीक है, खेत का प्रतीक है। बीज किसका प्रतीक है, कल्पना का प्रतीक है। संदेश क्या है, कविता अमर है। मैंने पहले ही बताया, कविता अमर है। कविता एक बार लिख जाए तो वो नष्ट नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती है। यही कविता की विशेषता होती है। कविता एक बार अगर किसी कविता का सृजन हो गया
तो वो नष्ट होने के लिए नहीं, अमर होने के लिए होता है। काव्यखंड, पोएट्री, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। बच्चों कॉपी पेन ले लो और इन प्रश्नों को नोट करते जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हैं। बेटा मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें मिल रही हैं, तो बेटा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है? और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब मत भूलो, क्योंकि तुम लोगों के लिए ही मैंने इस चैनल पर वीडियो डालना, एजुकेशन वीडियो डालना प्रारंभ किया है। अपने दोस्तों को शेयर करो, शेयर इतना करो इस वीडियो को कि लगे कि हाँ मेरी मेहनत रंग ला रही है। मेरी मेहनत मैं नहीं, मेरी मेहनत आप लोग हो। आत्म परिचय, बेटा आत्म परिचय हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? कवि के स्वभाव में यह विरोधाभास क्यों है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2, जग जीवन का भार लेने से कवि का क्या आशय है? यह इस पाठ के बेटा दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न निश्चित आ सकता है। इसके अलावा अन्य जो इस पाठ से संबंधित प्रश्न हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने आपको बता दिए। इन प्रश्नों को एक बार देख लेना, जो अतिरिक्त बता रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना, एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, एक अतिरिक्त बता रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिख लेने हैं क्योंकि वो वास्तव में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? अतिरिक्त प्रश्न जो इस पाठ से पूछे जा सकते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली नहीं हूँ, इस कथन का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कवि ने भाग्यवाद का विरोध किस प्रकार किया है? अगला प्रश्न है, कवि के व्यक्तित्व में मस्ती और गंभीरता का समन्वय कैसे है? तो बेटा चौथा प्रश्न है इसी पाठ से, संसार के प्रति कवि का दृष्टिकोण सकारात्मक क्यों है? तो ये इस पाठ के आत्मकथ क्या नाम है यार, आत्म परिचय कविता के ये चार जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, ठीक है? शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? कवि के स्वभाव में ये विरोधाभास क्यों है? और दूसरा, जगजीवन का भार लेने से कवि का क्या आशय है? ठीक है, अगला चैप्टर देख लेते हैं जिसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतंग, आलोक धनवा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास का बच्चों से क्या संबंध है? प्रश्न संख्या 1, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 क्या है? शरद ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? यह इस पाठ का बेटा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अन्य जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं बताऊंगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें साथ के साथ नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है? अगला बढ़ते हैं। अन्य प्रश्न जो इस पाठ से पूछे जा सकते हैं, नंबर 1, पतंग और बच्चों के सपनों में क्या समानता है? प्रश्न 2, छतों के खतरनाक किनारे जीवन के किस सत्य को दर्शाते हैं? प्रश्न संख्या 3, बच्चों की दुनिया को रंगीन क्यों कहा गया है? कवि ने बचपन को जीवन का स्वर्णिम काल क्यों कहा गया है, क्यों माना है? ये प्रश्न संख्या 4 है। तो बेटा इस पाठ से ये कम महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता दिए और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। ध्यान रखना, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, जो शुरू में बता रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला देख लेते हैं, कविता के बहाने कुमार नारायण। इस पाठ से भी दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन से हैं? कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? प्रश्न संख्या 2, बिना मुरझाए महकने के माने का क्या अर्थ है? यह दो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अन्य प्रश्न जो है मैं और बताऊंगा जो कम महत्वपूर्ण है,
जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा वो देखेंगे। कविता को समय और स्थान से परे क्यों कहा गया है? कविता की तुलना फूल और चिड़िया से क्यों की गई है? कविता एक खेल है, इस कथन की व्याख्या करें। कविता की अमरता कैसे सिद्ध होती है? तो यह इस पाठ से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं जो मैं पहले आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर साय, मैंने पहले ही बताया था यह पाठ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पाठ में से बहुत ज्यादा प्रश्न हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो पहला प्रश्न है ये बहुत बार आ चुका है, हर बार बदल के आता है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके यानी आना ही है। जब आप जिस दिन पेपर देने जाएं और देख लेना जो मैं प्रश्न बता रहा हूं वही प्रश्न आएंगे, ये मेरा लिखित में ले लो मुझसे आप। जब ये प्रश्न आए तो कमेंट में लिख के भी जाना कि हाँ सर आपने जो प्रश्न बताए वही प्रश्न आए। तो बेटा इस पाठ का पहला प्रश्न क्या होगा? कैमरे में बंद अपाहिज का यह कविता करुणा के मुकेटे में छिपी क्रूरता की कविता है, सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 कौन सा है? मीडिया वाले अपाहिज से किस तरह के बेतुके सवाल पूछते हैं और क्यों? बेटा इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कविता करुणा के मुकेटे में छुपी क्रूरता की कविता है, सिद्ध कीजिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी महत्वपूर्ण है, मीडिया वाले अपाहिज से किस तरह के बेतुके सवाल पूछते हैं और क्यों। दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहा हूं क्योंकि ये पाठ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य ऐसे प्रश्न जो इस पाठ से आ सकते हैं, मीडिया संवेदनशील होकर भी असंवेदनशील कैसे हो जाता है? दर्शकों की करुणा भी एक प्रदर्शन है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पत्रकारों की मानसिकता पर कैसे व्यंग किया है? यह कविता आधुनिक समाज की कौन सी विडंबना उजागर करती है? तो बेटा ये इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे कैमरे में बंद अपाहिज के। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऊषा शमशेर बहादुर सिंह, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? नंबर 1, राख से लिपा हुआ चौका द्वारा कवि ने सुबह की पवित्रता को कैसे दर्शाया है? प्रश्न संख्या 2, ऊषा का जादू टूटने का क्या अर्थ है? बेटा ये इस पाठ के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अन्य इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, कवि ने उषा को घरेलू बिंबों से क्यों जोड़ा है? नंबर 2, सूर्योदय के साथ वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? प्रश्न संख्या 3, सलेट और सिल का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? प्रश्न 4, उषा का चित्रण स्थिर है या गतिशील, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ये थे इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास द्वारा रचित, इसके जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं बेटा, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप उनकी किस मानवीय कमजोरी को दर्शाता है? प्रश्न संख्या 2, हनुमान को करुण रस में वीर रस का संचार क्यों कहा गया है? ये बहुत ज्यादा वेरी यानी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से। बेटा अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपका प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। इस पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, 1, राम का विलाप आदर्श पुरुष की छवि को कैसे मानवीय बनाता है? 2, भ्रात प्रेम का चरम रूप इस प्रसंग में कैसे प्रकट हुआ है? प्रश्न 3, वीर रस और करुण रस का समन्वय कैसे हुआ है? प्रश्न 4, इस प्रसंग का नैतिक संदेश क्या है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है इसी चैप्टर से, इसी पाठ से। अब अगले चैप्टर की तरफ, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत,
इस पाठ के जो उमाशंकर जोशी द्वारा रचित इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा वो हैं, कवि ने अपने कर्म लेखन को खेती के समान क्यों माना है? ये प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2, कविता के रस को अक्षय पात्र क्यों कहा गया है? कविता के रस को अक्षय पात्र क्यों कहा गया है? तो बेटा ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस पाठ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से हैं? कागज और खेत की तुलना क्यों की गई है? प्रश्न पहला। दूसरा, कविता की फसल अक्षय क्यों है? प्रश्न संख्या 3, सृजन प्रक्रिया को खेती से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? प्रश्न 4, कवि के अनुसार कल्पना का महत्व क्या है? तो बेटा ये थे प्रश्न, इस पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। गद्य खंड की तरफ आते हैं। गद्य खंड में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहला है भक्तिन। भक्तिन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह इसे क्यों छुपाती थी? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बार आता है, ये हर बार पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? भक्तिन और महादेवी के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसमें यहाँ ये भी जोड़ सकता है वो राम और हनुमान की तरह संबंध क्यों था, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इस पाठ का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ठीक है, तो बेटा ये इस पाठ के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये 3 थे। अन्य प्रश्न क्या हो सकते हैं? भक्तिन का जीवन भारतीय ग्रामीण नारी की दिशा का प्रतिनिधित्व कैसे करता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भक्तिन के स्वाभिमान के उदाहरण दीजिए कि भक्तिन स्वाभिमानी थी। प्रश्न संख्या 3, भक्तिन का तर्क बल लेखिका को कैसे निरुत्तर कर देता था? निरुत्तर यानी उत्तर ही नहीं दे पाती थी, तो कैसे कर देता था वो? ठीक है, इस रेखा चित्र की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। सरल सहज भाषा है, ठीक है, भाषा शैली में ये आएगा। ठीक है, वर्णात्मक चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, ग्रामीण अंचल का प्रयोग हुआ है। अगर ये ऐसे लिखोगे तो ये भाषा शैली बन जाएगी इस पाठ की। ठीक है बेटा। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार की सार्थकता किसमें है? ठीक है, ये देखो लिखा भी हुआ है, रिपीटेड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष आता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पार्ट भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाजार दर्शन पार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, इसके प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न तो आना ही है, लिख लो। प्रश्न संख्या 2, भगत जी जैसे लोग बाजार को श्रेष्ठता कैसे प्रदान करते हैं? प्रश्न संख्या 3, पैसे की व्यंग शक्ति का क्या अर्थ है? तो बेटा ये थे इस पाठ से 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं, नंबर 1, बाजारूपन आधुनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? नंबर 2, खाली मन बाजार का शिकार कैसे बनता है? नंबर 3, आवश्यकता और लालच में क्या अंतर है? नंबर 4, लेखक का बाजार के प्रति संतुलित दृष्टिकोण क्या है? तो बेटा ये थे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचित इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो सकते हैं, देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के पक्ष में जीजी ने क्या तर्क दिए? ये बहुत ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर काले मेघा पानी दे पाठ से अगर कोई प्रश्न आता है तो वो यही प्रश्न आता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है, लेखक और जीजी के विचारों में क्या द्वंद्व था, विज्ञान बड़ा है या विश्वास?
ये भी इस पाठ का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक नज़र में और देख लेते हैं। बेटा प्रश्नों को लिखते चलना या स्क्रीनशॉट लेते चलना। इंद्र सेना की गतिविधि को लेखक क्यों गलत मानते हैं? प्रश्न 1। 2। जीजी के अनुसार त्याग का क्या महत्व है? 3। विज्ञान और विश्वास में सामंजस्य कैसे संभव है? 4। कहानी का मूल संदेश क्या है? यानी जो ये कहानी है इसका मूल संदेश क्या है? पहलवान की ढोलक, फणेश्वर नाथ रेणु। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ढोलक की आवाज मृतप्राय गांव में संजीवनी का कार्य कैसे करती थी? पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। प्रश्न संख्या 2। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि उसका गुरु ढोल है, कोई इंसान नहीं? यह इस पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न तीसरा। व्यवस्था परिवर्तन राजा साहब की मृत्यु के बाद यानी व्यवस्था परिवर्तन ने पहलवान के जीवन को कैसे बदला? यह बेटा उस पहलवान की ढोलक पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। नंबर 1। लुट्टन पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 2। ढोलक आशा का प्रतीक कैसे है? नंबर 3। व्यवस्था परिवर्तन ने लुट्टन को क्यों प्रभावित किया? नंबर 4। कहानी में करुण रस की अभिव्यक्ति कैसे हुई? बेटा वो थे इस पाठ से रिलेटिव अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर आम्बेडकर। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को भी देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, पाठ भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जो आएगा, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कैसे है? ये प्रश्न संख्या 1 बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं? यह इस पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ से हो सकते हैं, इस पाठ से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे छीन लेती है? यह प्रश्न संख्या 1। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रम और श्रमिक दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे संभव है? यह अगला प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, जाति प्रथा राष्ट्रीय एकता में बाधा क्यों है? तो बच्चों ये था आपके लिए आज आरओ क्लास 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हिंदी पाठशाला भाई आरके को। आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएं, अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना के साथ, यही शुभकामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।